मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी मुझे कस्टमर के पास लुधियाना ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है। वहाँ मुझे अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है और उस वजह से ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया जाता है। सबसे खौफनाक बात ये है कि अबॉर्शन कराने के लिए जिस अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स भी ब्रोकर्स से मिले हुए थे। ये किसी सीरियल की लाइन्स नहीं है, ये कोई फ़िक्शनल स्टोरी नहीं है, ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है। ये हवा में पैदा किए हुए कोई सनसनीखेज़ बनाने के लिए वीडियो को ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये वो शब्द हैं जो उज़्बेकिस्तान से नौकरी के लालच में भारत आई हुई लड़की और जिनको सेक्स वर्कर बनने पे मजबूर कर दिया गया है, सेक्स रैकेट में धकेल दिया गया है, उनके द्वारा भारतीय कोर्ट में ये बयान दिए गए हैं। ये लाइन्स उस बयान की हैं। 21 जून को, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है, पर 21 जून 2025 को यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर पुलिस ने एक रेड डाली थी और इस रेड में 2 विदेशी लड़कियों को वहाँ से छुड़वाया था और उसके बाद ये सारा का सारा रैकेट जो है हिंदुस्तान में सामने आया, पर ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो 2 लड़कियां पकड़ी गई ये उज़्बेकिस्तान की हैं। इनकी जो रिंग लीडर है उसका नाम है लोला कायोमोवा, जो कि 49 वर्षीय है, पर इस समय पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 49 वर्ष की जो ये महिला है लोला कायोमोवा, ये खुद उज़्बेकिस्तान की रहने वाली है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो अब उज़्बेकी दिखती नहीं है। उसने सर्जरी करवा कर अपने लुक को रशियन जैसा कर लिया है, यानी कि वो उज़्बेकी कम और रशियन ज़्यादा दिखती है। पुलिस को उसका पासपोर्ट मिला है, पुलिस को उसका आधार कार्ड मिला है और ये जा रहा है कि लोला के रिंग में इस समय 50 से ज़्यादा उज़्बेकी लड़कियां जो हैं वो सक्रिय हैं, यानी कि 50 से ज़्यादा लड़कियों के द्वारा सेक्स वर्कर का काम करवाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोला या उसके जैसी उज़्बेक लड़कियां इस सेक्स रैकेट में कैसे फंस रही हैं? क्या ये पेशा उनकी चॉइस है या उनको मजबूर किया जा रहा है? प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उनके लुक्स को क्यों बदला जा रहा है? क्यों ये प्रेफ़रेंस दी जा रही है कि वो उज़्बेकी से ज़्यादा रशियन या ईस्टर्न यूरोपियन जैसी लड़कियों की तरह दिखें? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर आधार कार्ड की इन लड़कियों को ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस वीडियो में उन्हीं सब तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। उसके पहले आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं और अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं प्रॉपर तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन वीडियोज़ को भी देखें जिनमें हमने विस्तारपूर्वक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी है, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात करी है, चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी है, चाहे नेपाल हो, कमाठीपुरा हो, सोनागाछी हो, जीबी रोड हो, थामेल हो। हमने हर उस एरिया के बारे में बात करी है जहाँ पे लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जा रहा है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस चैनल पे हमने हमेशा कोशिश करी है कि हम ऐसे सोशल इश्यूज़ को उठाएँ जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते या मीडिया में वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं। जैसे कि ये केस जो कि उत्तर प्रदेश का है और मीडिया में आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं नहीं मिलेगी और यूट्यूब पे तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें और ऐसा कंटेंट आपके सामने लाते रहें, इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ गो अहेड, कनेक्ट विद द चैनल, सब्सक्राइब करें, वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन करें चैनल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेंबर बनें ताकि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें। आपके सपोर्ट मिलने के आपका सपोर्ट उस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। बट फिलहाल आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उज़्बेकी लड़कियों का जो ये सेक्स स्लेवरी वाला रैकेट चल रहा है हिंदुस्तान में, वो कैसे चल रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है और कैसे बड़ी-बड़ी हस्तियाँ इसके अंदर शामिल हैं। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ उज़्बेकिस्तान गर्ल्स। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आपका 3 बिंदुओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो ये कि लखनऊ या दिल्ली ही नहीं, देश के कई बड़े शहरों में उज़्बेकिस्तान की लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेला जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर लड़कियों को दुबई में या फिर दिल्ली में नौकरी दिलाने की झांसा देकर इनको यहाँ पर लाया जाता है। फिर अलग-अलग दलालों के हाथों इनको 5 से 7 दिन के लिए या कभी-कभी 2-2 हफ्तों के लिए बेच दिया जाता है। हमेशा के लिए नहीं, 5 से 7 दिनों के लिए, 2-2 हफ्तों के लिए, ताकि हर दलाल अपना पैसा अपने कस्टमर्स के माध्यम से कमा सके और जो रिंग लीडर है उनको कंटिन्यूअसली अलग-अलग लोगों के माध्यम से पैसा उनके पास आता रहे। सेक्स रैकेट में आने वाली इन लड़कियों पर उज़्बेकिस्तान से ज़्यादा रशियन या यूरोपियन लुक में दिखने का दबाव डाला जाता है ताकि कस्टमर से ज़्यादा पैसा मिल सके। उसका बेसिकली रीज़न ये है कि जो लड़कियाँ उज़्बेकी दिखती हैं, ये जो उज़्बेकी लड़कियाँ हैं जो वहाँ की
नेटिव दिखती हैं, उनके वनस्पत जो लड़कियां रशियन या ईस्टर्न यूरोपियन दिखती हैं, उनको 4 से 5 गुना पैसा ज़्यादा मिलता है। और यही वो कारण है कि इन लड़कियों को यहाँ लाने के बाद इनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है और ये ध्यान दिया जाता है कि इनके लुक को ज़्यादा से ज़्यादा रशियन या ईस्टर्न यूरोपियन जैसा दिखाया जा सके। इसी जाँच पड़ताल के दौरान पुलिस वालों को इन लड़कियों के पास आधार कार्ड भी मिले थे, और वो क्यों मिले थे और उसकी ज़रूरत क्यों है, ये मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, गोवा, यहाँ तक कि थाईलैंड जैसी जगह तक इसी गैंग के द्वारा उज़्बेकी लड़कियों की स्मगलिंग करी जा रही है। इसमें से जिस लड़की को इस समय ढूंढा जा रहा है, लोला कायोमोवा, जो कि रिंग लीडर है इस पर पर्टिकुलर रैकेट की, वो 15 साल पहले भारत आई थी। 15 साल से भारत में काम कर रही है और भारतीय एजेंसीज को, भारत सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये रैकेट का खुलासा भी बड़े विचित्र तरीके से हुआ था, जब एक उज़्बेकी लड़की को पकड़ लिया गया था बिना पासपोर्ट और वीज़ा के, और उसके माध्यम से इस सारे के सारे रैकेट का इसका उजागर किया गया था। अंदेशा ये लगाया जा रहा है इनिशियल रिपोर्ट्स के अंदर कि लोला मायोकोवा जो है, इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा उज़्बेकी लड़कियां सक्रिय हैं, जिनका शारीरिक शोषण इस समय भारत में अलग अलग शहरों में और अलग अलग कंट्रीज़ में, यानी कि जैसे कि थाईलैंड में, इन जगहों पे किया जा रहा है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करनी शुरू करी तो ये सामने आया कि नौकरी देने के बहाने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है। यहाँ आने के बाद इनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसे ही कुछ स्टोरीज़ जो हैं, ऐसे ही कुछ बयान जो है कुछ उज़्बेकी लड़कियों ने पुलिस के द्वारा रेस्क्यू करवाए जाने के बाद हमारे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, जिनकी कहानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3 साल पहले 26 साल की एक उज़्बेकी लड़की ने भारत आने और सेक्स रैकेट में फंसने की अपनी एक कहानी सुनाई। उसने ये कहा कि मैं उज़्बेकिस्तान में सब्जी बेचा करती थी, एक सब्जी बेचने वाली। मैं सब्जी बेचा करती थी और मई 2021 में मेरे एक दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहती है कि मैं भारत में तुम्हारी एक अच्छी नौकरी लगवा दूंगी। उसकी एक बहन जो है वो भारत में ही रहती है, उससे मिलने ना जाके वो एक हॉस्पिटल में मैनेजर है और वहाँ पे तुम्हें अच्छे पैसों वाली एक बेहतरीन और इज्जतपूर्वक एक रिस्पेक्टफुल नौकरी जो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। दिल्ली जाने के लिए इस लड़की को तशकंद भेजा जाता है, वही तशकंद जहाँ पे हमारे फॉर्मर पीएम का कत्ल किया गया था। उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक दिया हुआ है। तो ये लड़की पहले पहुँचती है तशकंद और वहाँ से टिकट विकेट मिलते हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कुछ पैसा मिलता है और 2-3 अगस्त 2021 को तशकंद की फ़्लाइट से ये दिल्ली पहुंचती है। यहाँ से कुछ लोग इसे एक फ्लैट में लेके जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए तुम यहाँ पे आराम करो। पहली रात इस लड़की को आराम करने दिया जाता है। अगले दिन इस लड़की को लेके जाया जाता है लाजपत नगर के मार्केट, जहाँ पे इसकी शॉपिंग करवाई जाती है। मॉडर्न ड्रेसेस इसे दिलवाई जाती है। जब मॉडर्न ड्रेसेस दिलवाई जाती हैं तो इस लड़की को शक होता है कि आखिरकार मॉडर्न ड्रेसेस की मुझे क्या ज़रूरत है अगर मुझे एक हॉस्पिटल में नौकरी करनी है। इस बारे में ये पूछती हैं तो जवाब मिलता है कि तुम्हें अब जिस्म फरोशी का काम करना होगा। जैसे ही इस लड़की को ये कहा जाता है कि तुम्हें जिस्म फरोशी का काम करना होगा तो इसने मना कर दिया और उसने ये बताया कि इसे ये बताया गया कि इसकी दोस्त ने इसको 1000 अमेरिकी डॉलर में इन लोगों को बेच दिया था। जस्ट इमेजिन, एक लड़की को जो कि अपनी ज़िंदगी सब्ज़ी बेचकर किसी भी तरीके से जी रही थी उज़्बेकिस्तान के अंदर, उसकी ही दोस्त के द्वारा इसे 1000 डॉलर में, यानी कि करीबन 80,000 रुपये में हिंदुस्तान में दलालों के हाथ बेच दिया जाता है। दिल्ली तक लाने के लिए इनके ऊपर 6 लाख रुपए का खर्च किया जाता है, ऐसा इनको बताया गया और ये कहा गया कि अगर तुम्हें यहाँ से घर लौटना है तो तुम्हें पहले 6 लाख रुपए देने होंगे, तभी तुम जा सकती हो। अब इस लड़की के पास, जो कि एक नौकरी के लालच में आई थी, 6 लाख रुपए नहीं थे, तो मजबूरनवश इसे सेक्स वर्कर के तौर पे काम करने के लिए हामी भरनी पड़ती है। इसके पास ना पैसा था, ना पासपोर्ट था और इसके सर पर गन रखकर ये कहा गया कि जिस्म फरोशी चुनने के अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमें हमारा पैसा किसी भी हालत में वसूल करना आता है। इसके बाद वो इसे लेके जाते हैं जयपुर। जयपुर में इसे करीबन 6 से 7 दिन तक रखा जाता है और 6 से 7 दिन में अलग अलग होटलों में इसे अलग अलग लोगों के सामने पेश किया जाता है, वहाँ पे इसे बेचा जाता है। ब्रोकर्स इससे पैसे ले लेते थे, कैश इनके पास नहीं रहता था और इनको सिर्फ उतना ही पैसा दिया जाता था जितना खाने पीने की चीज़ों के लिए ज़रूरी हो। फिर इस लड़की को वापस दिल्ली लाया जाता है। यहाँ पे इस लड़की को जिस महिला के पास बेचा गया था, यानी कि लोला मायाकोवा, उसके पास लेके जाया जाता है और जो इसकी दोस्त जिसने इसे 1000 डॉलर में बेचा था वो भी वहाँ पर मौजूद थी। इसकी दोस्त इसे कहती है कि तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो,
तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो और इसीलिए तुम्हें इन लोगों को $7500, जो कि करीबन वही 5-6 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट होता है, वो तुम्हें इन्हें लौटाना होगा। और इन्हें फिर से धमकाया गया कि या तो तुम ये पैसा अभी के अभी लौटाओ, या फिर तुम कस्टमर्स को अगर खुश नहीं किया तो तुम्हें नदी में फेंक देंगे। वहाँ पे जो तुम्हारी लाश भी जो है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके बाद इसे रखा जाता है दिल्ली के एक फ्लैट में, जहाँ पे ये पिछले 6-7 महीनों से सेक्स वर्कर के तौर पर काम कर रही थी। अब आ जाते हैं दूसरी लड़की की कहानी पर, और ये बयान भारत की कोर्ट में दर्ज कराया गया था 13 सितंबर 2022 को। जस्ट इमेजिन, 13 सितंबर 2022 के केसेस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2025 है अभी, पर मीडिया में आपको मेरे ख्याल में अभी तक ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिली होगी। बहरहाल इस लड़की ने ये बताया कि फरवरी 2019 में मेरे पास एक दोस्त का कॉल आया और उसने ये कहा कि भारत के एक हॉस्पिटल में एक जॉब है। वन मोर टाइम, एक हॉस्पिटल में एक जॉब है। हॉस्पिटल की जो मैनेजर है, जिसका नाम है अजीज़ा, वो इसकी बॉस होंगी। नौकरी के तौर पर हर महीने 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है उज़्बेकिस्तानियों के लिए भी और हमारे लिए भी। 2 लाख रुपए मिलेंगे, इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर मैं वहाँ आने के लिए तैयार हो गई। मैं उस वक्त मॉस्को में थी और मुझे वीज़ा भी मिल गया था। 24 मार्च 2019 को यूक्रेन के रास्ते से ये दिल्ली पहुँचती हैं। दिल्ली में इन्हें लेके जाया जाता है मालवीय नगर नाम के एक एरिया में, जो कि उस हॉस्पिटल के पास ही था अपेरेंटली, जहाँ पे इनकी एलिज्ड नौकरी लगने वाली थी। फिर लैमिनेशन के बहाने इनका पासपोर्ट ले लिया जाता है और इनसे फिर बेसिकली उसको लेने के बाद उसके करता धरता कोई और हो जाते हैं। और उसी रात इन्हें ये बता दिया गया था इस लड़की को कि मुझे भारत में, यानी कि इसे भारत में अब सेक्स वर्कर के तौर पर काम करना है। इसने इसका विरोध किया तो इसको पीटा गया और इसके पाँव के ऊपर स्क्रू ड्राइवर से भी हमला किया गया, और अगर ये काम नहीं किया तो जान से मार देंगे, ऐसी धमकी भी दी गई, जिसकी वजह से डर के मारे ये लड़की तैयार हो जाती है सेक्स वर्कर बनने के लिए। इन्हें कुछ ड्रेसेस दी जाती है और तैयार होने के लिए कह दिया जाता है। फिर इनकी फ़ोटोज़ खींचकर अलग-अलग ब्रोकर्स को भेज दी जाती है। दिल्ली में 1 महीने तक इनको अलग-अलग लोगों के पास, दिन में 5 से 6 लोगों के पास भेजा जाता था। फिर इसे लखनऊ भेज दिया गया, जहाँ पे वो 10 दिन तक रही और फिर से 10 दिनों तक अलग-अलग लोगों के द्वारा इनका शारीरिक शोषण किया गया, जिसके पश्चात ये वापस दिल्ली आ जाती हैं। और दिल्ली आकर इसे पता चलता है कि ये लड़की, यानी कि जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने काम करने से मना कर दिया और मैंने ये कहा कि मुझे अब घर वापस लौटना है। तो अजीज़ा, जो इसकी बॉस थी, उसने ये कहा कि तुम्हें हमने 6 लाख रुपए तुम्हारे पे खर्च हुए हैं, यहाँ भी वही 6 लाख वाला फंडा, तुम ये पैसे हमें वापस दे दो तो हम तुम्हें जाने दे देंगे। और तब इस लड़की को ये पता चलता है कि इसे महज 1.5 लाख रुपए देकर खरीदा गया था। इसी हालत में, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इसी प्रेगनेंसी की हालत में इन्हें लुधियाना में एक कस्टमर के पास भेजा जाता है, जहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो 10 दिनों तक वहाँ हॉस्पिटल में रखा जाता है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो ब्रोकर्स के साथ मिले हुए थे और वहीं पर इसका ज़बरन अबॉर्शन करवाया जाता है। अबॉर्शन करवाने के बाद 4-5 दिन वहाँ पे रखने के बाद आफ्टर अबॉर्शन इनको वापस से दिल्ली भेजा जाता है और कोशिश यही रहती है कि इमीडिएटली इसको काम पे दोबारा लगा दिया जाए। पर दिल्ली आने के बाद इस लड़की की तबीयत दोबारा से ख़राब हो जाती है और इसे फिर से हॉस्पिटलाइज़्ड करवाना होता है। इलाज करवाते हुए इस लड़की ने उस डॉक्टर से भी मदद मांगी जो इसका इलाज कर रहा था, पर पता चलता है कि ये दिल्ली वाले डॉक्टर भी इन ब्रोकर से मिले हुए हैं। तबीयत ठीक होने के बाद इनको जयपुर भेज दिया जाता है, जयपुर में काम करने के लिए। जो ब्रोकर हैं वो डायरेक्टली पैसा वसूल कर लिया करते थे और इन सब चीज़ों में एक पुलिसकर्मी भी इनके साथ मिला हुआ था। इसने जब उस पुलिसकर्मी से मदद मांगने की कोशिश करी तो उस पुलिसकर्मी के द्वारा भी इसे पीटा गया और ज़बरन शारीरिक शोषण किया गया। 2021 में ये लड़की दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो ये दोबारा से घर जाने की इच्छा जाहिर करती है और अपना पासपोर्ट वापस मांगती है। तो इनसे ये कहा गया कि तुम्हें 4,32,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। 6 लाख से घटकर 4,32,000 रुपये तुम्हें हमें देने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम घर जा सकती हो। पैसे ना दे पाने के चक्कर में फिर से दवा देकर मेरा ज़बरन दोबारा से अबॉर्शन करवाया। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, केस नंबर 3 एक विचित्र सी परिस्थिति आपके सामने लाने वाला है और एक डिस्क्रिपेंसी साबित करने वाला है और प्रोबेबली आपको ये सोचने पे मजबूर भी कर देगा कि क्या ये सारी की सारी लड़कियां जो सेक्स वर्कर के तौर पे काम कर रही हैं, क्या ये सारी की सारी लड़कियां मजबूरी में काम कर रही हैं या कुछ लड़कियां एज अ चॉइस भी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, पर पकड़े जाने पर अलग अलग कहानी बताकर बचने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अगर ज़बरन काम करवाया जा रहा हो तो आपको एज ए विक्टिम देखा जाता है, पर अगर आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो तो फिर आपको को कॉन्स्पिरेटर के तौर पे, को कल्प्रिट के तौर पे देखा जाता है।
दिल्ली में सेक्स वर्कर बनने के लिए या सेक्स वर्क में काम करने के लिए एक ऐसे ही उज़्बेकिस्तान की ऐसी ही एक लड़की की कहानी है ये। इस लड़की को नेपाल के रास्ते से भारत लाया गया था। यहीं से डिस्क्रिपेंसी और क्वेश्चन मार्क जो है इस पर्टिकुलर केस के ऊपर खड़े होते हैं। लड़की ने कोर्ट में एक बयान दर्ज कराया और उसने ये कहा कि अक्टूबर 2021 की बात है, जब टर्की से आई हुई मेरी एक आंटी की बेटी ने मुझे अफ़गानिस्तान लौटी थी और उसने मुझसे कांटेक्ट किया और उसने मुझे ये बताया कि दुबई के एक होटल में नौकरी का काम है। उस जॉब में मुझे $2500 हर महीना मिलने वाले हैं। $2500 एक डिसेंट अमाउंट होता है दुबई के अंदर और आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से जी सकते हो। उसने इसे ये बताया कि तुम्हें मराल नाम की एक महिला है, वो तुमसे कांटेक्ट करेगी, तुम्हारा वीज़ा, तुम्हारी टिकट वगैरह हैं, सारे के सारे उसी के माध्यम से जुगाड़ करवाए जाएंगे। दुबई में रहने का इंतज़ाम भी मराल ही कर देगी। इसका ये कहना है कि इसके पिताजी की तबीयत उस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, फाइनेंसेस ख़राब थे इसकी ज़िंदगी में और इसी वजह से उसने इस नौकरी के लिए इमीडिएटली हाँ कर दी थी। ये तैयार हो जाती है और इसके लिए टिकट भी आ जाता है। मैं दुबई सोचकर फ़्लाइट में बैठी थी, पर वो फ़्लाइट पहुंच गई नेपाल। चाहे आपको अंग्रेज़ी आती हो ना आती हो, पर आप अपने अपने लोकल लैंग्वेज वाले एयरपोर्ट से जब आप फ़्लाइट पकड़ते हो तो अनाउंसमेंट होता है या टिकट पे भी लिखा होता है फ्रॉम हेयर टू वेयर। तो दुबई अगर वो प्लेन नहीं जा रहा था, अगर ये नेपाल जा रहा था, तो क्या इस लड़की को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये नेपाल क्यों जा रहा है? या इसने कोई क्वेश्चन मार्क या कोई सवाल क्यों नहीं पूछा टिकट देने वालों से या फिर एयरपोर्ट पे कि आई एम सपोज टू गो टू दुबई, मुझे नेपाल क्यों भेजा जा रहा है? ये डिस्क्रिपेंसी है इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर, जहाँ पे मुझे ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि कुछ लड़कियाँ बाय चॉइस भी इस काम को, चूँकि पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है, बाय चॉइस भी इस काम को करने में तल्लीन रहती हैं। हो सकता है इस पर्सनल ओपिनियन के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ मिले, बट देन अगेन रियलिटी ऐसी है हमारे जीवन की, हमारी सोसाइटी की, जहाँ पे कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से भी इस काम को करते हैं। उस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। काठमांडू में इनकी मुलाकात एक राज नाम के लड़के से होती है और ये राज नाम का इंसान जो है इसका पासपोर्ट और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। 6 दिन तक इसको काठमांडू में रखा जाता है और वहाँ से फिर एक शिप में बैठाकर कहीं लेके जाया जाता है। वहाँ से टैक्सी के ज़रिए 20-25 घंटे का सफ़र तय करके ये दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली में यहाँ पे गुरुग्राम नाम के एक इलाके में, एक शहर में, गुरुग्राम नाम के एक शहर में, एक फ्लैट में रख दिया जाता है। काठमांडू की कहानी और वहाँ पे लड़कियों को रखने की जो कहानी है, वो जो आप नेपाल प्रोस्टिट्यूशन वाला जो रैकेट मैंने एक्सपोज़ किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जो आप देखोगे इस वीडियो को, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पर अगेन मेरा सवाल फिर से यही है कि जो लड़की दुबई जा रही थी, क्या उसे अपने घर से निकलने तक, नेपाल पहुँचने के बाद, टैक्सी में बैठने के बाद, ये तक पता नहीं चला कि टैक्सी से दुबई नहीं पहुँचा जा सकता नेपाल से? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर खड़ा होता है। इसने फिर आगे ये भी बताया कि मुझे मेकअप का सामान दिया गया, मॉडर्न कपड़े दिए गए और तैयार होके एक होटल में ले जाया गया और वहाँ पे जाकर पता चला कि उन कमरों के अंदर 4-5 उज़्बेकी लड़कियाँ और भी हैं, लेकिन किसी से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। वहाँ से इसके शारीरिक शोषण की कहानी शुरू होती है, जहाँ पे होटल में पहली बार इन्हें ये बताया गया कि तुम्हें जिस्म फ़रोशी का धंधा करना है। जब मैंने मना कर दिया तो मुझे धमकाया गया कि तुम्हें गंगा नदी में फेंक देंगे। दिल्ली में आस-पास गंगा कहाँ है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, कि तुम्हें गंगा नदी में फेंक देंगे जहाँ पे मगरमच्छ हैं बड़े-बड़े और वो मगरमच्छ तुम्हारे जिस्म को नोच-खरोच के काट ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तो ये मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी और इसी वजह से मैंने जिस्म फ़रोशी के इस धंधे के लिए हाँ भर दी। बाद में इस लड़की को ये पता चलता है कि ब्रोकर ने इसे कुछ महीनों के लिए सिर्फ़ $500 में इन लोगों को बेच दिया था। अब वो जो चाहे इससे करवा सकते थे। फिर ये इसे दिल्ली लेके आते हैं, जयपुर लेके जाते हैं, लखनऊ लेके जाते हैं, ऐसे कई शहरों में जिस्म फ़रोशी करी जाती है, जहाँ पे इन्हें ड्रग्स भी दिए जाते हैं और जब नाराज़गी जताई जाती है तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। अलग-अलग ब्रोकर्स को अलग-अलग अमाउंट के लिए कुछ-कुछ हफ्तों के लिए इन लड़कियों को दिया जाता है। तो हाइपोथेटिकली एक चीज़ों को समझाने के लिए कि एक ब्रोकर किसी लड़की को $2000 या $1000 में 15 दिनों के लिए खरीदता है, यानी ₹80,000 देके। और उन 15 दिनों में वो कम से कम हर दिन 5 की औसत भी आप पकड़ लें तो 75 लोगों के साथ इसे सोने के लिए मजबूर किया जाता है। औसतन 8 से 12,000 रुपये उज़्बेकिस्तान लड़की के मिलते हैं, जो कि इस जाँच में पाया गया है और आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना फ़ायदेमंद काम है फिर ब्रोकर के लिए। रशियन बनने पे इनको इसलिए मजबूर किया जाता है कि जिन लड़कियों के उज़्बेकी लड़कियों के 8 से 12,000 रुपये मिलते हैं, वही उज़्बेकी लड़कियों के 20 से 25,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट, 3-4 टाइम्स द अमाउंट।
ये एक एवरेज फिगर बताया है मैंने आपको, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इनको इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी जाती थी कि आपका लुक रशियन या फिर ईस्टर्न यूरोपियन लड़कियों जैसा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस की एक चार्जशीट में इस बात का पता चलता है कि इन लड़कियों को पैसा कमाने के लिए इनके ऊपर कितना दबाव डाला जाता था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ही एक रजिस्टर का पन्ना भी मिला, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। इस रजिस्टर में 6 लड़कियों की डिटेल्स मिली है, जिनमें उनके नाम, अलग-अलग तारीख मिले हैं और कब वो किन कस्टमर्स के पास गई हैं, इनकी सारी डिटेल मौजूद हैं। इन लड़कियों को दोपहर के 3 बजे के बाद से अगली सुबह 5-6 बजे तक कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए तैयार रखा जाता था। अगर किसी लड़की को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती, तभी उसे लीव मिलती थी। इस दौरान उसके नंबर के आगे एच यानी हॉलिडे लिख देते थे। रजिस्टर से एक दिन में 5 से 7 कस्टमर्स को सर्विस देने की डिटेल्स मिली हैं, जो कि आपने पढ़ ली होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार लड़कियों को रशियन बनने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ पैसा इकलौता रीज़न है? यहाँ पे साइकोलॉजी ये है कि जो कस्टमर्स हैं उनको भी ये पता है कि उज़्बेकिस्तान से जो लड़कियाँ आती हैं वो गरीब होती हैं, उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वो कम पैसों में भी बिकने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं रशियंस जो हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है उज़्बेकिस्तानी लड़कियों से, और इसीलिए उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। यही इकलौता रीज़न है कि कस्टमर्स की जो जागरूकता है उसको काउंटर करने के लिए इन लड़कियों को रशियन या ईस्टर्न यूरोपियन जैसा जैसे ये दिखें, उस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। अब चक्कर ये है कि उज़्बेकी लड़कियों की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रशियन लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब रशियंस को भी उतनी नहीं आती हैं, काम चलाव आती हैं मोस्टली, बट उज़्बेकी लड़कियों की और भी हालत ख़राब है। इसी वजह से ना वो ब्रोकर से शिकायत कर पाती हैं, ना वो कस्टमर से शिकायत कर पाती है। हर दलाल इन्हें 10-15 दिन के लिए 1.5-2 लाख रुपए देकर लोगों से खरीद लेता है और फिर आगे अलग-अलग न्यूमरस अमाउंट ऑफ पीपल के साथ इनको सुलाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। अगर लड़की ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान लौटने का ज़िक्र करती है तो उनको कहा जाता है कि आप 4-5-6 लाख रुपए जो हमने खर्च किए हैं वो हमें वापस दो, और उसके साथ ही जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये एक ऐसा विभत्स साइकिल है जो कि कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, चलता रहता है, और इसके आगे पीछे कोई भी सुनवाई नहीं है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के उस पार्ट के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। वो ये है कि 15 साल पहले उज़्बेकिस्तान से आई हुई ये लड़की, जिसका नाम लोला मायोकोवा है, वो दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में एक ऐसा नेटवर्क चला रही है जो आपके कानून की नाक के नीचे चल रहा है और उसको कोई पकड़ नहीं रहा था। उसका रीज़न क्या है? पुलिस की जाँच में, हालाँकि नाम अभी तक किसी के सामने नहीं लिया गया है, पुलिस की जाँच में ये सामने आया है कि नेटवर्क से कुछ जुड़े दलालों ने ये बताया है कि काफ़ी बड़े-बड़े नामचीन लोग जो हैं इस सेक्स रैकेट का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्समैन वो शामिल हैं, नेता शामिल हैं और कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, और इसी वजह से इन केसेस को दबाने की कोशिश करी जाती है। इस सारे के सारे सेक्स रैकेट की जो सरगना है मायाकोवा, उसका जो पति है वो हिंदुस्तानी है, और इस हिंदुस्तानी पति से शादी करके उसने भारतीय नागरिकता हासिल करी और अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ बनवाया। अब सवाल ये है कि लड़कियों के आधार कार्ड क्यों बनाए जाते थे और किस धड़ल्ले से नकली आधार कार्ड क्रिएट किए जा रहे थे? क्योंकि जब भी ये लड़कियाँ होटल में सर्विस देने के लिए पहुँचती थी तो ऑब्वियसली रिसेप्शन पे इनकी एंट्री करवाई जाती थी। तो एंट्री के टाइम पे आधार कार्ड दिया जाता था ताकि ये लगे कि हिंदुस्तानी लड़की ही है या हिंदुस्तानी सिटीज़न है। क्योंकि अगर कोई फॉरेनर वहाँ पे आएगी तो फिर आपको पासपोर्ट की डिटेल्स देनी होगी, और वो सारी डिटेल्स जाने का मतलब है कि इस रैकेट को छुपाना मुश्किल काम हो जाता। ये जो आधार कार्ड है जिसके माध्यम से गलत आइडेंटिटी बना के इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, यही वो कारण है कि बिहार के इलेक्शंस में आप जो ये एक्सरसाइज देख रहे हो, मरे हुए लोगों को ढूँढने का या फिर कौन से नकली वोटर्स हैं, ये सारे की सारी चीज़ें उनसे ही रिलेटेड हैं। मतलब इन दोनों केसेस का कोई लेना-देना नहीं है, अलग-अलग सिचुएशंस हैं, बट जो मूल प्रॉब्लम है भारत का इस समय, जो फेक लोग यहाँ पे रह रहे हैं फेक आईडीज़ के साथ, उनको किस तरीके से चलाया जा रहा है उसके बारे में बताना चाहता था मैं आपको। अब चक्कर ये है कि इन सारी लड़कियों को लाया जाता है अवैध रूप से। कई लड़कियाँ ऑब्वियसली वीज़ा के द्वारा आती है, पर कई लड़कियों को स्मगल करके लाया जाता है, और वो भी एक रीज़न होता है कि इनका आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है। और उसी वजह से कोई जो दलाल या फिर जो ब्रोकर्स इनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, उनके ये अधीन हो जाती हैं और वो जो भी कहते हैं इनको मानना पड़ता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन आधार कार्डों को जब आधार की वेबसाइट पर चेक किया गया नंबर्स डाल के, तो सारे के सारे आधार कार्ड जो हैं वैलिड निकले थे। इतना पुख्ता काम था इन लोगों का। इसमें सरकारी तंत्र कितना शामिल है उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हो। ये इन नटशेल था अभी तक जो ये उज़्बेक लड़कियों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसके बारे में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया इस चैनल पे मैंने कई बारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी है, चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी है, और वो सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।
हमारा रीज़न क्या है ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने का? हमारा रीज़न ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने का सिंपल सा है कि सेक्स वर्क रोका जाना चाहिए, सेक्स स्लेवरी रोकी जानी चाहिए। अवैध रूप से जिन लोगों को लाया जाता है, धमकी देकर मजबूरी में या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे रोका जाना चाहिए। इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आके एस्टैब्लिश हो जाते हैं और भारत के तंत्र को और ख़राब कर रहे हैं, उसके ऊपर भी रोक लगे। और इन लड़कियों को का शोषण करके जिन घरों को बर्बाद किया जा रहा है, समाज में जो गंदगी फैलाई जा रही है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। बेसिकली क्रक्स हमारे वीडियोज़ बनाने का वो है। आप हमारे इन कदमों के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस रैकेट के बारे में, उन सेलिब्रिटीज़, उन स्पोर्ट्समैन के बारे में क्या सोचते हो? ज़रूर बताना। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन करो ताकि नए वीडियोज़ आएँ तो आपको जानकारी मिल सके कि नया वीडियो चैनल पे आ चुका है। आज फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।